I welcome you all in the class. Topic for discussion is demerits of LPG policies. तो इंडिया में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी 1991 में, जिसको हम LPG पॉलिसी भी कहते हैं, उसकी डीमेरिट्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द डीमेरिट्स ऑफ LPG पॉलिसीज़। तो इंडिया में जो LPG पॉलिसीज़ 1991 में शुरू की गई, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिले और उससे हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो एक्सेलरेट हुआ और वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें अवेलेबल हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बढ़ा इकोनॉमी के अंदर और भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारे बेनिफिट्स हुए इस चीज़ के, लेकिन साथ में कुछ कमियां भी हैं, तो उन कमियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जो एलपीजी पॉलिसी की पहली कमी है वो क्या है कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को अनदेखा किया गया, उसको नेग्लेक्ट किया गया। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो मेनली फोकस्ड है सेकेंडरी सेक्टर पर और टर्शियरी सेक्टर पर, और एलपीजी पॉलिसीज़ में जो ग्रोथ हुआ वो मेनली सर्विस सेक्टर का हुआ और कुछ ग्रोथ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का भी हुआ है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र किया है। और अगर हम आज बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट की, तो ये एनुअली सिर्फ 2 या 3% के बीच में है, जो कि बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है। और इस तरह की स्थिति होने से जो है इंडिया में जो ग्रामीण और अर्बन जो इकोनॉमीज़ हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, और रूरल इंडिया में जो पॉवर्टी है वो काफ़ी हद तक जो है वो विद्यमान है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बहुत ही स्लो ग्रोथ हुआ है, और या हम कह सकते हैं कि उसको अनदेखा किया गया है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अनदेखा रहेगा तो उसका हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी, बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगी। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक तरह से लेबर सप्लाई को बढ़ाता है, प्रिंसिपल सोर्स है लेबर सप्लाई का टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया जाए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, उसको मॉडर्नाइज करा जाएगा, तो वहाँ से एक सरप्लस लेबर फोर्स निकल कर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिल सकती है, और जिससे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। और तीसरी बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिमांड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत बड़ा ये कस्टमर है। इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। जैसे मशीनरीज हैं, जिसमें ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है। इंडिया में बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें डिमांड होती है इन चीज़ों की। तो इस तरह की जो गुड्स हैं उनका डिमांड तभी ज़्यादा होगा अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो करेगा। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि एलपीजी पॉलिसीज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया है, या कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एलपीजी पॉलिसी का। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस बढ़ी है एलपीजी पॉलिसी की वजह से, उसमें जो ग्रोथ प्रोसेस है उसका सेंटर बन गए हैं अर्बन एरियाज़, क्योंकि ज़्यादातर जो एमएनसीज हैं उन्होंने अर्बन एरियाज़ में ही इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि उनको एक जो कंड्यूसिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही मिलती हैं। और
इससे अर्बन एरियाज़ का तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेस भी और ज़्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन रूरल एरियाज जो हैं वो कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। तो इससे फिर एक बार जो अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के बीच का जो गैप है, जो गल्फ बिटवीन द टू है, वो बढ़ रही है। इससे इकोनॉमिक डुअलिज्म भी पैदा हो रहा है और साथ में सोशल डुअलिज्म भी पैदा हो रहा है। इकोनॉमी के अंदर दो तरह की इकोनॉमीज क्रिएट हो रही हैं, एक रूरल इकोनॉमी है और एक अर्बन इकोनॉमी है। एक फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी है और एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है। एक पुअर सेक्शन है और एक रिच सेक्शन है। तो इस तरह से हैव्स और हैव नट्स के बीच का जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है, और जिस भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक या सोशल डुअलिज्म बढ़ता है तो वो समाज के लिए और साथ साथ उस इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा जो है वो बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि हमारे इंडिया में जो ग्रोथ प्रोसेस है उसका सेंटर पॉइंट सिर्फ अर्बन एरियाज रह गए हैं। अर्बन एरिया तक ही ग्रोथ लिमिटेड है और रूरल एरियाज को उस ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म, कि हम कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म का शिकार हो रहे हैं। और जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश इंडिया जो थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने इंडिया में आकर 200 वर्षों तक अपना राज किया। तो वो हमारा एक तरह से पॉलिटिकल कॉलोनलिज्म था। लेकिन आज की डेट में एमएनसी जिस तरह से एक्सपैंड कर रही हैं और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है, तो ये ऐसा ना हो कि कहीं भविष्य में हम लोग जो है इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म का शिकार हो जाएं। इससे बचने की ज़रूरत है। और जैसे आज की अगर हम सिचुएशन को देखें तो उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको भी एक्सप्लॉइट कर रही है, और साथ में हमारा जो एक तरह से हमारे अपने प्रोड्यूसर्स हैं वो एक पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की वजह से जो है वो कंपटीशन से बाहर होते जा रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स आर मार्जिनलाइज्ड। तो ये भी एक नुकसान है हमारी इकोनॉमी को। इस पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एलपीजी पॉलिसीज़ हैं, अच्छी बात है, एमएनसीज़ हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे हमारे अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सफ़र नहीं होने चाहिए। उस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि आज बहुत ज़्यादा एक हाई डिग्री पे हो रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो हमारे इंडिया में एक कंज्यूमरिज्म की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। कंज्यूमरिज्म की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी है एलपीजी पॉलिसीज़ के बाद। आज ग्लोबल ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी है एमएनसीज के लिए। तो वो हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमारी जो कंज्यूमरिज्म की फीलिंग है उसमें हम लोग एक तरह से हमारी जो कल्चर है, हमारा कल्चर है कि जितना चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। इंडियन कल्चर ये है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर क्या है कि आप जो है वो चादर को बड़ा कर लीजिए, मतलब स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग। हमारे देश में अब ये कल्चर पैदा हो रहा है कि लोग खर्चा कर रहे हैं लेकिन बोरोइंग के साथ खर्चा कर रहे हैं, पैसा उधार लेके खर्चा कर रहे हैं। ये एक प्रवृत्ति बढ़ी है। सो कंज्यूमरिज्म की वजह से जो मैन्युफैक्चरर है उनको तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो एक तरह से एक अनजाने खतरे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग कर रहा है, और ये उसकी एक तरह सोशल, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए फ्यूचर में सही नहीं रह सकता है। इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इन इंडिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस।
इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ प्रोसेस है वो एक तरफा हो गया है, लोप साइडेड हो गया है। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हुआ है, लेकिन वो एक तरफा है, वो इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि उससे इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स की जो ग्रोथ है वो इक्वली नहीं हो रही है, बल्कि वो एक तरफा है। मतलब एक तरफा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही सेक्टर हमारे यहाँ ज़्यादा ग्रो हुआ है, और वो है सर्विस सेक्टर। वास्तव में हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है वो आईटी फोकस्ड है। मतलब एक सर्विस सेक्टर आईटी सेक्टर पर ज़्यादा बेस्ड है, और ये जो आईटी सेक्टर बेस्ड ग्रोथ है, इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको ओवरशैडो कर दिया है, मतलब उसका महत्व कम कर दिया है। और जो फार्मिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है। तो ये एक बहुत ही नुकसानदायक बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और अगर हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ को देखें और उसका असर देखें इंडियन इकोनॉमी पे, तो स्पेशली जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें अब इंडियन फार्मर्स ने जो है वो प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स शुरू कर दिया है फॉरेन मार्केट्स के लिए, और उससे हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन है वो कम होनी शुरू हो गई हैं। तो हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं उस समय को जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था इंडिया में, तो हम कितना डिपेंड करते थे फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट के लिए भी दूसरे देशों के ऊपर, और वो हमारे लिए बहुत ही बड़े एक तरह से नुकसानदायक बात साबित हुई कई ओकेशंस पे। जैसे 1965 में हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चला था, लेकिन यूएसए की प्रेशर की वजह से वो ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि यूएसए ने धमकी दी थी इंडिया को कि अगर आप ये बंद नहीं करोगे वॉर को, तो फिर हम आपको फूड सप्लाई ही रोक देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इस तरफ बढ़ रहे हों कि हमारे यहाँ पे कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाए, हम फॉरेन मार्केट्स के लिए प्रोडक्शन शुरू कर दें, लेकिन फिर हमारी अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 138 करोड़ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2021 की, फिर उसके लिए फूड ग्रेन कहाँ से लेकर आएंगे। तो हमें ये प्रवृत्ति भी बदलनी होगी। हमें फार्मिंग सेक्टर की ग्रोथ करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में ये भी इंश्योर करना है कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी बना रहे, हमारा पीडीएस सिस्टम सही तरीके से काम करे। सो ये ज़रूरी है कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कल्चरल इरोजन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो कल्चर है उसका इरोजन हो रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी का। और जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी का एक कल्चर रहा है कि हम मेटेरियलिज्म को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। हमारे लिए एक तरह से जो डिवाइन वर्च्यूज़ थे उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है हमेशा से हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही ध्यान दिया गया हो, ऐसा हमारा कल्चर नहीं था। हमारे कल्चर में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये टॉप ऑर्डर में रहती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एक अंधी दौड़ लगी हुई है प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की, और उसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही दिखाई देता है। हर किसी को बस अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब है, उसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है, फैमिली पे क्या असर पड़ रहा है, उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। बस एक होड़ लगी है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, बस उस तरफ ध्यान है। तो उससे जो हमारे कल्चर के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, जिसको हम कह सकते हैं लॉयल्टी टुवर्ड द फैमिली, लॉयल्टी टुवर्ड द सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो वैल्यूज़ कम होती जा रही सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मेटेरियलिज्म ने जो है उस चीज़ को कहीं ना कहीं दबा कर रख दिया है। सो दीज वर द demerits of the LPG policies.
सो हमने एलपीजी पॉलिसीज़ को पढ़ा, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह के रिफॉर्म्स किए गए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म लाए गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म थे, फिस्कल रिफॉर्म क्या थे, एक्सटर्नल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए गए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, उसको कैसे फॉलो किया गया, ग्लोबलाइजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि एलपीजी जो पॉलिसीज़ हैं, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं और उसकी डीमेरिट्स क्या हैं। सो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या ये पॉलिसीज़ हमारे देश के लिए सही है या नुकसानदायक है। अब हमने ये भी पढ़ा कि सही भी है और नुकसानदायक भी है, दोनों ही हैं, क्योंकि मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो आगे क्या करना चाहिए, भविष्य में क्या करें, विच वे टू गो, अब कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, कौन सी दिशा को चूज करें, एलपीजी को छोड़ दें या उसी के साथ आगे बढ़ें, उसके बारे में लेट अस डिस्कस कि क्या करना चाहिए। तो नो डाउट ओवरऑल जो हमने पढ़ा है कि एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे देश में जो पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक्सेलरेट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ ही जो हमारा एक तरह से कंज्यूमर सेगमेंट है, उसको भी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हुई है, और उससे लोगों का एक तरह लिविंग स्टैंडर्ड भी इन्हेंस हुआ है, और एक तरह से उनकी लाइफ में भी एक तरह से बेटर क्वालिटी लाइफ उनको मिला है। लेकिन दूसरी जो कड़वी सच्चाई है वो ये भी है कि हमारे देश में हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है वो बहुत चौड़ा हो गया है और ज़्यादा बढ़ गया है। और जो हमारा एक एम था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, उससे हम काफ़ी दूर आ गए हैं। वो एक सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनकर रह गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। समाज में बहुत बड़ा सेगमेंट हमारी सोसाइटी का ऐसा है जिसके पास सर्वाइवल के लिए भी कुछ नहीं है। तो इस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। सो एलपीजी पॉलिसी जो है आज की कंपल्शन बन गई है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इस सिचुएशन में आ चुकी है कि इससे पीछे हटना अब नामुमकिन है। उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो एलपीजी पॉलिसीज़ को यूज़ करते हुए जिन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, उसकी तरफ हमें फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो बिग प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, कहीं उनके सामने हम सरेंडर ना कर दें। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हम इतना इम्पोर्टेंस ना दे दें कि उससे हमारे जो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं या हमारी लेबर क्लास है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम अनदेखा ना करें, जो कि हो रहा है। लेबर क्लास जो है उसकी इंटरेस्ट को अनदेखा किया जा रहा है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। ये ऐसी डायरेक्शंस हैं जिस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे अपने जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं इस अंधी दौड़ में ग्लोबलाइजेशन की। तो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने की ज़रूरत है। इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको जो है वो बचाया जा सके। और साथ ही जो एफडी हो रही है, वो एफडीआई जो हो रहा है वो होना एक अच्छी बात है, लेकिन उनको सिर्फ उसी सेक्टर्स में अलाउ किया जाए जहां से हमारा जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ पर जो है हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या फिर पावर जनरेशन है, तो उस पे हमें ज़्यादा एफडीआई को फोकस करना चाहिए।
और जैसे अभी डोमिनोज है या मैकडोनल्ड्स है या केएफसी है, इन चीज़ों पर जो एफडीआई होता है, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड की जा सकती हैं चीज़ें। सो ये कुछ एक तरह से एडवाइजेस थी कि हमें किस तरफ आगे चलना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को हमें किस तरह दिशा देनी चाहिए, ताकि हम ग्रोथ भी करें और साथ में सेफ भी रहें। हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको हम अनदेखा ना करें। हमारे अपने कंज्यूमर्स हैं, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे हमारे फार्मर्स हैं, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होने चाहिए। उस तरफ सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को इस तरफ सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम बहुत ज़्यादा सावधान रहें एलपीजी पॉलिसीज़ को लेकर, ताकि भविष्य में फिर हमें किसी तरह का नुकसान ना उठाना। सो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एलपीजी पॉलिसीज़ की जो डीमेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं, और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या एलपीजी पॉलिसीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है, और हमें आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये मीनिंगफुल था, हेल्पफुल था, देन प्लीज़ शेयर इट टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो, जिनको इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू ऑल।